मानव मन के सबसे गहरे रहस्यों में छुपे हैं वे सवाल जिनके जवाब हमें रात के अंधेरे में मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका दिमाग किस अनजान दुनिया में विचरण करता है? वे स्ट्रेंज इमेजेस जो आपके सपनों में आते हैं, वे बिजार सिनारियोज जो सीमिंगली बेमतलब लगते हैं, क्या वे सच में मीनिंगलेस हैं या फिर हमारे अनकॉन्शियस माइंड की एक कोडेड लैंग्वेज हैं? सदियों से इंसान इस बात को लेकर कंफ्यूज रहा है कि हमारे सपने आखिर क्यों आते हैं। कुछ लोग इन्हें डिवाइन मैसेजेस मानते थे, कुछ रैंडम ब्रेन एक्टिविटी समझते थे, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी थिंकर ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया और साबित किया कि हमारे ड्रीम्स हमारी सप्रेस्ड डिजायर्स और हिडन फियर्स का मिरर हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि हमारे मन में एक ऐसी फोर्स काम करती है जो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है, एक डेथ इंस्टिंक्ट जो प्लेजर प्रिंसिपल से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये ऑडियो जर्नी आपको ले जाएगी उन फॉरबिडन टेरिटरीज में जहां आपके माइंड के डार्केस्ट कॉर्नर्स छुपे हैं। आप जानेंगे कि कैसे एक सिंपल ड्रीम एनालिसिस आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिकोड कर सकता है। आप समझेंगे कि क्यों हम कभी कभी खुद को हर्ट करने वाली चॉइसेस करते हैं, क्यों हमारे अंदर एक मिस्टीरियस कंपल्शन होती है जो हमें वापस उसी प्रिमिटिव स्टेट में ले जाना चाहती है जहां से हमने जर्नी शुरू की थी। इस फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशन में आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रियल एक्शन तो नीचे होता है, उस वास्ट अनकॉन्शियस रेल्म में जो आपके हर डिसीजन, हर इमोशन और हर रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है। तैयार हैं इस माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल एडवेंचर के लिए जो आपकी अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा? तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी को जो आपको खुद से मिलवाएगी। राजवीर यादव का जीवन उस समय एक जटिल पजल की तरह लग रहा था जिसके पीसेस कहीं खो गए हों। 28 साल की उम्र में दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला ये साइकोलॉजी ग्रेजुएट अपने करियर को लेकर कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहा था। उसकी पीएचडी की थीसिस साइकोलॉजी में थी, लेकिन उसका पैशन कहीं और था। रात को जब वो अपने क्रैम्प्ड पीजी रूम में लेटता था तो उसे अजीब से ड्रीम्स आते थे जिनमें वो हमेशा किसी अननोन प्लेस पर होता था जहां बारिश हो रही होती थी और चारों तरफ ग्रीन माउंटेन्स नजर आते थे। उसके फ्रेंड्स उसे हमेशा कहते थे कि साइकोलॉजी में फ्यूचर नहीं है, कि उसे कोई स्टेबल जॉब ढूंढनी चाहिए। उसके पेरेंट्स भी प्रेशर बना रहे थे कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करे, लेकिन राजवीर का दिल कुछ और ही कह रहा था। वो जानता था कि उसके अंदर कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसा जो दूसरों से डिफरेंट है। उसे लगता था कि ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में वो एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे अपने ही माइंड को समझना होगा। एक दिन जब वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बैठा था तो उसे एक ओल्ड बुक मिली जिसका टाइटल था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। यह सिगमंड फ्रॉयड का मास्टरपीस था जिसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी रीडिंग माना जाता था। राजवीर ने पहले भी इसे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा कुछ पेजेस के बाद छोड़ देता था। इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उसने पहला चैप्टर पढ़ा उसे लगा जैसे फ्रॉयड डायरेक्टली उससे बात कर रहा हो। फ्रॉयड के अनुसार ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड का विंडो है जहां हमारी सप्रेस्ड डिजायर्स और फियर्स छुपे होते हैं। राजवीर को अपने रिकरिंग ड्रीम्स के बारे में सोचकर गूज बम्स आ गए। वे ग्रीन माउंटेन्स, वो कंटिन्यूअस रेन, वो फीलिंग ऑफ पीस जो उसे उन ड्रीम्स में मिलती थी, क्या ये सब कुछ मतलब रखता था? उसने बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल भी पढ़ी जहां फ्रॉयड डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में बात करता था। राजवीर को लगा कि वो एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है जहां उसे चूज करना है कि वो अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। उस रात राजवीर ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। उसने अपने लैपटॉप पर गूगल मैप्स खोला और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखने लगा। अचानक उसकी नज़र मेघालय पर पड़ी। यह नेम उसे कहीं फेमिलियर लगा। जब उसने मेघालय के इमेजेस देखे तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वे एग्जैक्टली वही ग्रीन हिल्स थे, वही वाटरफॉल्स थे, वही क्लाउडी वेदर था जो उसे अपने ड्रीम्स में दिखाई देता था। उसे लगा जैसे यूनिवर्स उसे कोई सिग्नल भेज रहा हो। अगली मॉर्निंग राजवीर ने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और बताया कि वो मेघालय जा रहा है। उसके पेरेंट्स शॉक्ड रह गए। पागल हो गया है क्या? नॉर्थ ईस्ट में क्या करेगा? वहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ दिल्ली में रहकर कुछ सेंसिबल काम कर। लेकिन राजवीर का माइंड अप था। उसने अपनी सारी सेविंग्स निकाली जो टोटल मिलाकर सिर्फ 15,000 रुपीज़ थी और गुवाहाटी के लिए ट्रेन टिकट बुक की। जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग थी। राजधानी एक्सप्रेस में बैठकर जब वो गुवाहाटी पहुंचा तो उसे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी दूर आ गया था। एयरपोर्ट से शिलोंग जाने वाली शेयर्ड टैक्सी में बैठते समय उसके हाथ काँप रहे थे। उसके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे पता नहीं था कि वो यहाँ आकर क्या करेगा। जैसे ही टैक्सी ने शिलोंग की हिल्स पर क्लाइंब करना शुरू किया, राजवीर की आंखों में टीयर्स आ गए। ये एग्जैक्टली वही सीनरी था
जो उसे अपने ड्रीम्स में दिखाई देती थी। पाइन ट्रीज, रोलिंग हिल्स और वो फ्रेश माउंटेन एयर जो उसकी सोल को टच कर रही थी। उसे लगा जैसे वो फाइनली अपने होम आ गया हो। शिलोंग में उसने एक चीप गेस्ट हाउस में रूम लिया। ओनर एक एल्डरली खासी जेंटलमैन था जिसका नाम था मिस्टर मॉलोंग। जब राजवीर ने उसे बताया कि वो साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहा है और ड्रीम्स के बारे में रिसर्च करना चाहता है, तो मिस्टर मॉलोंग की आईज में क्यूरियोसिटी आ गई। यंग मैन, उन्होंने कहा, हमारी खासी कल्चर में ड्रीम्स का बहुत महत्व है। हमारे एंसेस्टर्स मानते थे कि ड्रीम्स के थ्रू स्पिरिट्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं। राजवीर के लिए ये एक रेवलेशन था। उसने रियलाइज किया कि साइकोलॉजी सिर्फ वेस्टर्न थियरीज तक लिमिटेड नहीं है। डिफरेंट कल्चर्स में ह्यूमन माइंड को समझने के अलग अलग वेज हैं। उसने मिस्टर मॉलोंग से रिक्वेस्ट की कि वो उसे लोकल ट्रेडिशंस के बारे में और बताएं। मिस्टर मॉलोंग ने उसे विलेज के एक एल्डर से मिलवाया जिसका नाम था कारी खरीम। कारी एक ट्रेडिशनल हीलर थी जो ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन करती थी। जब राजवीर ने उसे अपने ड्रीम्स के बारे में बताया तो वो स्माइल करने लगी। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि तुम्हारा काम यही है। तुम्हें मॉडर्न साइकोलॉजी और हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को कंबाइन करना है। राजवीर को ये आइडिया फैसिनेटिंग लगा, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत थी। उसके पास लिमिटेड मनी था, कोई प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी। कई दिनों तक वो फ्रस्ट्रेशन फील करता रहा। कभी कभी उसे लगता था कि उसने गलत डिसीजन लिया है और उसे वापस दिल्ली चले जाना चाहिए। एक इवनिंग जब वो पुलिस बाजार में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक यंग लोकल गर्ल से हुई जिसका नाम था बनियोरा नुंकिनरे। वो शिलोंग के एक कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। जब उसे पता चला कि राजवीर साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहा है और ड्रीम्स पर रिसर्च कर रहा है तो वो एक्साइटेड हो गई। ये तो अमेजिंग है, उसने कहा। हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। बानियोरा ने राजवीर को अपने कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया। राजवीर नर्वस था क्योंकि उसने पहले कभी फॉर्मल लेक्चर नहीं दिया था, लेकिन उसने हाँ कह दिया। उस दिन जब वो लेक्चर हॉल में गया तो वहाँ लगभग 50 स्टूडेंट्स बैठे थे। राजवीर ने फ्रॉइड के थियरीज के बारे में बताया, लेकिन साथ ही उसने लोकल ट्रेडिशंस का भी मेंशन किया। स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग थी। लेक्चर के बाद कई स्टूडेंट्स ने उससे क्वेश्चंस पूछे। एक स्टूडेंट ने कहा, सर, हमें यहाँ ये सब कुछ पहली बार सुनने को मिला है, क्या आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं? राजवीर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। उसे रियलाइज हुआ कि वो यहाँ सिर्फ अपने ड्रीम्स को अंडरस्टैंड करने नहीं आया था, बल्कि दूसरों की हेल्प करने भी आया था। बानियोरा ने उसे सजेस्ट किया कि वो एक स्मॉल काउंसलिंग सेंटर शुरू करे जहाँ वो साइकोलॉजी काउंसलिंग के साथ साथ ड्रीम एनालिसिस भी कर सके। राजवीर को यह आइडिया पसंद आया, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तभी मिस्टर मॉलोंग ने उसे बताया कि उनके घर पे छोटे ऊ की मात्रा एस्ट हाउस में एक एक्स्ट्रा रूम है जिसे वो ऑफिस के रूप में यूज कर सकता है। शुरुआत बहुत हम्बल थी। राजवीर ने हैंड रिटन पोस्टर्स बनाए और लोकल मार्केट्स में लगाए। उसने ड्रीम एनालिसिस एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का छोटा सा सेंटर खोला। पहले कुछ दिन कोई नहीं आया। राजवीर डिस्करेज्ड होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते या फिर ये कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क नहीं करेगा। लेकिन एक दिन एक मिडिल एज लेडी आई जो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। उसका नाम था कामेरी मारबनियांग। उसने बताया कि उसे रोज रात को सेम नाइटमेयर आता है जिसमें वो किसी डार्क प्लेस में फंसी होती है। यह ड्रीम उसकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा था। राजवीर ने केयरफुली उसकी बात सुनी और फ्रॉइड की टेक्निक्स यूज करते हुए उसे समझाया कि ये नाइटमेयर उसकी कुछ सप्रेस्ड मेमोरीज या फियर्स का रिजल्ट हो सकता है। कई सेशंस के बाद कामेरी को रिलीफ मिला। उसने अपने फ्रेंड्स को राजवीर के बारे में बताया। स्लोली वर्ड ऑफ माउथ से राजवीर के सेंटर के बारे में पता चलने लगा। लेकिन चैलेंज ये था कि ज्यादातर लोकल पीपल को इंग्लिश नहीं आती थी और राजवीर को खांसी नहीं आती थी। बानियोरा ने उसकी हेल्प की और ट्रांसलेटर का काम किया। राजवीर ने रियलाइज किया कि लैंग्वेज बैरियर एक मेजर इशू है। उसने डिसीजन लिया कि वो खासी लैंग्वेज सीखेगा। हर मॉर्निंग वह कारी के पास जाता और उससे बेसिक खासी वर्ड सीखता। इवनिंग में वो लोकल पीपल से बात करके प्रैक्टिस करता। ये प्रोसेस बहुत स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग थी, लेकिन राजवीर ने हार नहीं मानी। 3 महीने बाद राजवीर बेसिक खासी में कम्युनिकेशन कर सकता था। अब वो डायरेक्टली पेशेंट से बात कर सकता था। इससे उसके काउंसलिंग सेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। लोग उससे कंफर्टेबल फील करने लगे क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एक टीनेज बॉय आया जिसका नाम था पिनशनगेन सियम। वो बहुत डिप्रेस था क्योंकि उसे लगता था कि वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। उसके ड्रीम्स में हमेशा फेलियर के सिनारियोज आते थे।
राजवीर ने उसके साथ रेगुलर सेशंस किए और उसे समझाया कि ड्रीम्स में फेलियर के सिनारियोज का मतलब ये नहीं है कि रियलिटी में भी फेलियर होगी, बल्कि ये उसके फियर ऑफ फेलियर का इंडिकेशन है जिसे ओवरकम किया जा सकता है। पिंचंगेन के केस में राजवीर ने फ्रॉइड के बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट्स यूज की। उसने एक्सप्लेन किया कि कभी कभी हमारा माइंड अनकॉन्शियसली हमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ ले जाता है, लेकिन इसे रिकग्नाइज करके हम इसे चेंज कर सकते हैं। कई मंथ्स की काउंसलिंग के बाद पिंचंगेन में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आया। वो कॉन्फिडेंट हो गया और उसने अपनी स्टडीज में फोकस करना शुरू कर दिया। राजवीर के सेंटर की रेपुटेशन बढ़ने लगी। अब दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ केसेस बहुत चैलेंजिंग थे। एक आर्मी ऑफिसर आया था जो PTSD से सफ़र कर रहा था। उसे वायलेंट ड्रीम्स आते थे जो उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड थे। राजवीर ने उसके साथ काम किया और ट्रेडिशनल थेरेपी टेक्निक्स के साथ साथ लोकल हीलिंग प्रैक्टिसेस भी यूज़ की। कारी ने उसे कुछ ट्रेडिशनल हर्ब्स के बारे में बताया जो रिलैक्सेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। राजवीर ने मॉडर्न साइकोलॉजी और ट्रेडिशनल नॉलेज को कंबाइन किया। ये अप्रोच बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। आर्मी ऑफिसर को ग्रेजुअली रिलीफ मिला और वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया। राजवीर की सक्सेस स्टोरीज लोकल न्यूज़पेपर में छपने लगी। एक रिपोर्टर ने उसका डिटेल्ड इंटरव्यू किया जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने अपने ड्रीम्स को फॉलो करके ये जर्नी शुरू की थी। आर्टिकल का हेडलाइन था दिल्ली बॉयज ड्रीम जर्नी टू मेघालयाज हीलिंग सेंटर। इस आर्टिकल के बाद राजवीर को नेशनल अटेंशन मिला। कई साइकोलॉजी स्टूडेंट्स उससे मिलने आने लगे। उसे डिफरेंट कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर्स के लिए इनवाइट किया जाने लगा। राजवीर ने रियलाइज किया कि वो अब सिर्फ एक काउंसलर नहीं है बल्कि एक टीचर भी है। उसने डिसीजन लिया कि वो फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू करेगा जहां वो दूसरे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को ड्रीम एनालिसिस और कल्चरल साइकोलॉजी के बारे में सिखा सके। लेकिन सक्सेस के साथ साथ न्यू चैलेंजेस भी आ रहे थे। राजवीर के पेरेंट्स अब भी उसे वापस दिल्ली आने के लिए प्रेशर कर रहे थे। वे कहते थे कि ये सब कुछ टेम्पररी है और उसे प्रॉपर करियर बनाना चाहिए। कई रातों तक राजवीर सोचता रहता कि क्या वो सही पाथ पर है या फिर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। एक दिन जब वो पर्टिकुलरली लो फील कर रहा था तो पिंचंगेन उससे मिलने आया। अब वो एक कॉन्फिडेंट यंग मैन बन गया था जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। उसने राजवीर से कहा, सर आपको पता है आपने मेरी लाइफ कैसे चेंज कर दी है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। आप मेरे लिए हीरो हैं। उस मोमेंट में राजवीर को रियलाइज हुआ कि वो जो काम कर रहा है वो कितना मीनिंगफुल है। उसे याद आया फ्रॉइड का कोट, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज द रॉयल रोड टू अ नॉलेज ऑफ द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। वो समझ गया कि उसका पर्पस यही है कि वो लोगों को उनके ओन माइंड को समझने में हेल्प करे। राजवीर ने अपने पेरेंट्स को एक लॉन्ग लेटर लिखा जिसमें उसने एक्सप्लेन किया कि सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी या स्टेटस नहीं है। उसने बताया कि वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है जहां वो डेली बेसिस पर लोगों की लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस ला रहा है। उसने ये भी लिखा कि अगर वो अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करता तो शायद कभी ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। धीरे धीरे राजवीर के पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करने लगे। जब उन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े और उसके वर्क के बारे में जाना तो वे प्राउड फील करने लगे। उसकी मदर ने उसे फ़ोन करके कहा, बेटा हमें पहले समझ नहीं आया था लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तुमने कितना अच्छा काम किया है। राजवीर के सेंटर का एक्सपेंशन होता गया। उसने 3 और काउंसलर्स को हायर किया और डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के लिए अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। एक डिपार्टमेंट सिर्फ ड्रीम एनालिसिस के लिए था, एक जनरल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए और एक ट्रॉमा थेरेपी के लिए। उसने एक स्मॉल लाइब्रेरी भी बनाई जहां साइकोलॉजी की बुक्स अवेलेबल थी। लोकल गवर्नमेंट ने भी उसके वर्क को रिकग्नाइज किया। उसे स्टेट लेवल के मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में कंसल्टेंट के रूप में इनवाइट किया गया। राजवीर ने एक प्रपोजल सबमिट किया जिसमें उसने सजेस्ट किया कि ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। यह प्रपोजल अप्रूव हो गया और उसे एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिली। इस प्रोजेक्ट के थ्रू राजवीर ने पूरे मेघालय में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज किए। उसने लोकल हीलर्स को ट्रेन किया कि वे अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे मॉडर्न टेक्निक्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव बहुत सक्सेसफुल रहा और इसे अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी रेप्लिकेट किया गया। राजवीर की जर्नी में कई अप्स एंड डाउन्स आए। कभी फंडिंग की प्रॉब्लम्स होती थी, कभी कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी। एक बार उसके सेंटर में फायर लग गई और सारा इक्विपमेंट और रिकॉर्ड्स बर्न हो गए। उस समय राजवीर बहुत डिमोरलाइज्ड हो गया था। उसे लगा कि सारी मेहनत वेस्ट हो गई। लेकिन लोकल कम्युनिटी ने उसकी इनक्रेडिबल सपोर्ट की। कारी, मिस्टर मोलोंग, बैनियोरा और उसके सभी पेशेंट्स ने मिलकर सेंटर को रीबिल्ड करने में हेल्प की। कुछ लोगों ने मनी डोनेट की, कुछ ने लेबर की और कुछ ने इक्विपमेंट अरेंज की। इस इंसिडेंट के थ्रू राजवीर को रियलाइज हुआ
कि वो अब इस कम्युनिटी का हिस्सा बन गया है। सेंटर रीबिल्ड होने के बाद राजवीर ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। उसने अपनी पीएचडी थीसिस का टॉपिक चेंज किया। अब वो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न ड्रीम एनालिसिस अ स्टडी इन मेघालय पर रिसर्च कर रहा था। ये टॉपिक यूनिक था और इसमें उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एकेडमिक रिसर्च के साथ कंबाइन करने का अपॉर्चुनिटी था। रिसर्च के दौरान राजवीर ने पाया कि खासी कल्चर में ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन का एक रिच ट्रेडिशन है जो वेस्टर्न साइकोलॉजी के साथ सरप्राइजिंगली कंपैटिबल है। उसने डॉक्यूमेंट किया कि कैसे ट्रेडिशनल हीलर्स अनकॉन्शियसली वही टेक्निक्स यूज करते हैं जिनके बारे में फ्रॉइड ने लिखा था। उसका रिसर्च पेपर इंटरनेशनल साइकोलॉजी जर्नल्स में पब्लिश हुआ। इस पब्लिकेशन के बाद राजवीर को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला। डिफरेंट कंट्रीज से रिसर्चर्स उससे मिलने आने लगे। उसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका वर्क अब एकेडमिक कम्युनिटी में भी रिस्पेक्ट पा रहा था। 5 साल बाद राजवीर का सेंटर एक फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूट बन गया जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी। यहाँ अब रेगुलर कोर्सेज चलते थे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते थे और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी थे। राजवीर ने अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया था और अब वो डॉक्टर राजवीर यादव के नाम से जाना जाता था। उसके इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में जाकर सिमिलर वर्क कर रहे थे। कुछ ने अपने स्टेट्स में ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करने के प्रोग्राम शुरू किए थे। राजवीर का विजन अब एक मूवमेंट बन गया था। एक दिन जब राजवीर अपने ऑफिस में बैठा था तो उसे अपना वो पुराना ड्रीम याद आया जिसमें वो ग्रीन हिल्स के बीच खुश था। आज वो सच में उन ग्रीन हिल्स के बीच था और सच में खुश था। उसे रियलाइज हुआ कि कभी कभी हमारे ड्रीम्स सिर्फ हमारे अनकॉन्शियस माइंड की एक्सप्रेशन नहीं होते बल्कि हमारे फ्यूचर की ग्लिम्स भी होते हैं। राजवीर की स्टोरी अब मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा सुनाई जाने लगी। लोग उसे एग्जाम्पल के रूप में देते कि कैसे कोई व्यक्ति अपने ड्रीम्स को फॉलो करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जी सकता है। लेकिन राजवीर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो डेली बेसिस पर लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रहा था। आज जब राजवीर अपनी जर्नी को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि अगर वो उस टाइम हार मान लेता जब सब कुछ होपलेस लग रहा था तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। जब उसके पास सिर्फ 15,000 रुपीज थे और कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था तब भी उसने अपने ड्रीम्स पर ट्रस्ट किया था। उसे याद आता है फ्रॉइड का एक और कोट, बीइंग एंटायरली ऑनेस्ट विद वनसेल्फ इज अ गुड एक्सरसाइज। राजवीर ने अपने साथ ऑनेस्ट रहकर ये एडमिट किया था कि वो ट्रेडिशनल करियर पाथ फॉलो नहीं करना चाहता। उसने अपने इनर वॉइस को सुना था और उस पर एक्ट किया था। राजवीर की स्टोरी का मॉरल ये नहीं है कि सबको अपनी जॉब छोड़कर ड्रीम्स फॉलो करना चाहिए, बल्कि ये है कि जब आप जेन्युइनली अपने पैशन के बारे में श्योर हों तो ऑब्स्टिकल्स की वजह से गिव अप नहीं करना चाहिए। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये है कि आप उन स्ट्रगल्स के थ्रू अपने गोल्स अचीव करेंगे। आज राजवीर 32 साल का है और उसका इंस्टीट्यूट पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक मॉडल बन गया है। वो अब एक रिकग्नाइज्ड एक्सपर्ट है कल्चरल साइकोलॉजी और ड्रीम एनालिसिस में। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि रोज कोई न कोई उसके पास आता है और कहता है, डॉक्टर साहिब आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। जब कभी राजवीर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है या कोई चैलेंज इनसरमाउंटेबल है तो वो अपने उस फर्स्ट डे को याद करता है जब वो सिर्फ एक बैकपैक और 15,000 रुपीज के साथ मेघालय आया था। उस टाइम उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपने ड्रीम्स और डिटर्मिनेशन के। आज वो समझता है कि यही सब कुछ था जिसकी उसे ज़रूरत थी। राजवीर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता है, ड्रीम्स वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपके पास कोई ऐसा ड्रीम है जो आपको रेस्टलेस बनाता है तो उसे इग्नोर मत करिए, उसे फॉलो करिए, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज आए। उसकी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। वो अब एक बुक लिख रहा है अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जिसका टाइटल है फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी, अ जर्नी ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्कवरी इन द हिल्स ऑफ मेघालय। उसका प्लान है कि इस बुक के थ्रू वो और भी लोगों को इंस्पायर करे जो अपने अनकन्वेंशनल ड्रीम्स फॉलो करने से डर रहे हैं। राजवीर की स्टोरी ये प्रूव करती है कि अगर आप अपने ड्रीम्स पर बिलीव करें और नेवर गिव अप करें तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। समटाइम सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर आपको अपनी डेस्टिनी मिल सकती है। बस ज़रूरत है करेज की, परसिस्टेंस की और सबसे इंपॉर्टेंट अपने इनर वॉइस पर ट्रस्ट की। आज जब राजवीर अपने ऑफिस की विंडो से बाहर देखता है और उन ग्रीन हिल्स को देखता है जो कभी सिर्फ उसके ड्रीम्स में थे तो उसे एक डीप सेटिस्फैक्शन फील होती है। उसे पता है कि उसने न सिर्फ अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाया है बल्कि हजारों लोगों के ड्रीम्स को भी रियलिटी बनाने में हेल्प की है, और यही है उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट। तो अब जानते हैं
बुक की कुछ बातें। जब हम 20th सेंचुरी के शुरुआती दशकों की बात करते हैं तो वो एक ऐसा टाइम था जब ट्रेडिशनल बिलीफ्स और साइंटिफिक डिस्कवरीज के बीच इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। विक्टोरियन एरा की मॉरल रिजिडिटी अभी भी सोसाइटी पर डोमिनेंट थी, लेकिन साथ ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वेव्स भी पावरफुल हो रही थी। इसी बैकड्रॉप में एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट ने ऐसे थियोरीज प्रेजेंट किए जिन्होंने पूरी इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड को शॉक कर दिया। सिगमंड फ्रॉइड का नाम आज भी साइकोलॉजी, लिटरेचर, फिलॉसफी और इवन पॉपुलर कल्चर में एक लैंडमार्क की तरह रिस्पेक्टेड है, और उसकी सबसे इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में से दो हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। इन दोनों मास्टरपीसेस को समझने से पहले हमें ये रियलाइज करना होगा कि फ्रॉइड ने जो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए वे सिर्फ एकेडमिक थियरीज नहीं थे, वे हमारे डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जब आप रात को सोते हैं और कोई वियर्ड ड्रीम देखते हैं, जब आप किसी से अकारण नाराज हो जाते हैं, जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आपके लिए हार्मफुल है, या जब आप किसी चीज़ से अनकॉन्शियसली अट्रैक्टेड या रिपल्ड फील करते हैं, तो ये सब फिनोमेना फ्रॉइडियन साइकोलॉजी की लेंस से बहुत क्लियर हो जाते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो 1900 में पब्लिश हुए को मॉडर्न साइकोलॉजी का फाउंडेशन माना जाता है। ये बुक सिर्फ ड्रीम्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे एंटायर अनकॉन्शियस माइंड का डिटेल्ड मैप है। फ्रॉइड ने इस वर्क में ये रेवोल्यूशनरी क्लेम किया कि ड्रीम्स रैंडम मेंटल एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि ये हमारे डीपेस्ट डिजायर्स, फियर्स और मेमोरीज का कोडेड एक्सप्रेशन है। उन्होंने कहा कि ड्रीम हमारे अनकॉन्शियस माइंड का रॉयल रोड है, एक ऐसा पाथवे जो हमें उन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस तक पहुंचने में हेल्प करता है जो नॉर्मली हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस से हिडन रहती है। इससे भी ज़्यादा फैसिनेटिंग ये है कि फ्रॉइड ने ड्रीम्स की एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन डेवलप की। उन्होंने बताया कि कैसे हमारा माइंड सेंसरशिप मैकेनिज्म का यूज़ करके डिस्टर्बिंग या सोशली अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को डिस्गाइज करता है। यह सेंसरशिप इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि यह सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करती है। एक सिंपल एग्जाम्पल दें तो अगर आप ड्रीम में फ्लाइंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ फ्लाइंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम की डिज़ायर या किसी रिस्ट्रिक्शन से एस्केप करने की विश को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन सिर्फ सिंबल्स को डिकोड करने का मैटर नहीं है। फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किया कि हमारे ड्रीम्स में दो लेवल्स का कंटेंट होता है। पहला है मैनिफेस्ट कंटेंट, यानी वो जो हम एक्चुअली ड्रीम में देखते हैं, और दूसरा है लेटेंट कंटेंट, यानी वो रियल साइकोलॉजिकल मीनिंग जो इस मैनिफेस्ट कंटेंट के बिहाइंड छुपी होती है। ये कॉन्सेप्ट इतनी प्रोफाउंड है कि इसने नॉट ओनली साइकोलॉजी बल्कि आर्ट, लिटरेचर और इवन पॉलिटिकल एनालिसिस को भी इन्फ्लुएंस किया है। जब हम द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के डिटेल्ड एनालिसिस में जाते हैं तो हम पाते हैं कि फ्रॉइड ने अपने पर्सनल ड्रीम्स का भी एक्सटेंसिव एनालिसिस किया है। उन्होंने अपनी ओन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को एग्जामिन करके यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डिराइव किए हैं। ये अप्रोच उस टाइम के लिए रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि ट्रेडिशनल साइंस में पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के लिए वैलिड डेटा नहीं माना जाता था। लेकिन फ्रॉइड ने आर्ग्यू किया कि साइकोलॉजी में रिसर्चर का ओन माइंड भी एक लेजिटिमेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। ड्रीम वर्क की कॉन्सेप्ट भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड के अनुसार हमारा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली वर्किंग रहता है। यह माइंड हमारी रिप्रेस्ड डिजायर्स को एक्सेप्टेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। यह प्रोसेस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट, सिंबलाइजेशन और सेकेंडरी रिविजन जैसी मल्टीपल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व रहती हैं। कंडेंसेशन का मतलब है कि मल्टीपल आइडियाज या पर्सन्स को एक सिंगल ड्रीम इमेज में कंबाइन कर दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इमोशनल चार्ज को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन मैकेनिज्म्स को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ ड्रीम्स में ही काम नहीं करती। ये सेम प्रोसेसेस हमारे वेकिंग लाइफ में भी एक्टिव रहती हैं। जब हम जोक्स पर लाफ करते हैं, जब हम एक्सीडेंटली कुछ गलत बोल देते हैं जिसे फ्रॉइडियन स्लिप कहते हैं, या जब हम किसी को पहली नज़र में लाइक या डिसलाइक कर देते हैं, तो ये सभी फिनोमेना अनकॉन्शियस प्रोसेसेस की रिजल्ट हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की एक और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें फ्रॉइड ने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने बताया कि हमारे अडल्ट लाइफ के मोस्ट फंडामेंटल पैटर्न्स हमारे अर्ली चाइल्डहुड में फॉर्म होते हैं। ड्रीम्स ऑफन इन अर्ली एक्सपीरियंसेस को रिविजिट करते हैं, समटाइम्स डायरेक्टली लेकिन मोस्टली सिंबॉलिक फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट इतनी इन्फ्लुएंशियल हुई कि इसने चाइल्ड साइकोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स जैसी कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स भी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में डिटेल्ड हैं। फ्रॉइड का क्लेम था कि एवरी चाइल्ड अपने ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट के साथ अनकॉन्शियस रोमांटिक अटैचमेंट डेवलप करता है और सेम जेंडर के पेरेंट के साथ राइवलरी फील करता है। ये थियोरी बहुत क्रिटिसिज्म फेस करती है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अनडिनाएबल है। ये कॉन्सेप्ट फैमिली डायनामिक्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स
और इवन सोशल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक यूजफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। अब जब हम बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं तो हम फ्रॉइड के थिंकिंग के एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन में एंटर करते हैं। यह वर्क 1920 में पब्लिश हुई द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के 20 ईयर्स बाद। इन 20 ईयर्स में फ्रॉइड ने अपनी थियरीज को रिफाइन किया था और वर्ल्ड वॉर I के डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंसेस ने उनके अंडरस्टैंडिंग को और भी डीपन कर दिया था। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में फ्रॉइड ने अपनी अर्लियर थियरी को चैलेंज किया। पहले वो बिलीव करते थे कि ह्यूमन बिहेवियर प्राइमरीली प्लेजर प्रिंसिपल से ड्रिवन है, यानी हम हमेशा प्लेजर सीक करते हैं और पेन से अवॉइड करते हैं। लेकिन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस और वॉर के एक्सपीरियंसेस ने उन्हें रियलाइज करवाया कि ये एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट है। उन्होंने देखा कि पीपल अक्सर ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं जो उनके लिए पेनफुल या डिस्ट्रक्टिव होती हैं। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर फ्रॉइड ने डेथ इंस्टिंक्ट या थानाटोस की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की। उनका आर्ग्यूमेंट था कि हमारे अंदर दो फंडामेंटल ड्राइव्स काम करती हैं। एक है लाइफ इंस्टिंक्ट या एरोस, जो हमें सर्वाइव करने, रिप्रोड्यूस करने और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए मोटिवेट करती है। दूसरी है डेथ इंस्टिंक्ट या थानाटोस, जो हमें वापस इनऑर्गेनिक स्टेट में रिटर्न करने के लिए ड्राइव करती है। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली बहुत कंट्रोवर्शियल लगी, लेकिन जब हम डीपली एनालाइज करते हैं तो ये बहुत लॉजिकल लगती है। रेपिटेशन कंपल्शन की फिनोमिनन को देखिए। कई लोग सेम टाइप की डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स में रिपीटेडली इन्वॉल्व हो जाते हैं या वे सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं। ट्रेडिशनल साइकोलॉजी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन डेथ इंस्टिंक्ट की कॉन्सेप्ट इसे परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। वॉर न्यूरोसिस के केसेस भी डेथ इंस्टिंक्ट की थियोरी को सपोर्ट करते हैं। फ्रॉइड ने ऑब्जर्व किया कि वॉर वेटरन्स अक्सर अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को ड्रीम्स और वेकिंग लाइफ में रिपीटेडली रीलिव करते हैं। यह बिहेवियर प्लेजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू नहीं है, क्योंकि ये पेनफुल मेमोरीज को कॉन्शियसली रिकॉल करता है। लेकिन डेथ इंस्टिंक्ट के पर्सपेक्टिव से ये बिहेवियर अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि ये साइकी को वापस उस ट्रॉमेटिक मोमेंट पर ले जाने की कोशिश करता है जहां से हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो सके। मास्टरी थ्रू रेपिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में डिटेल्ड है। फ्रॉइड ने एक फेमस ऑब्जर्वेशन किया अपने ग्रैंडसन के खेल का, जिसे वो फॉट द गेम कहते थे। बच्चा एक स्पूल को थ्रो करता था और फिर उसे वापस पुल करता था। इस प्रोसेस में फॉट गॉन और डा है कहता था। फ्रॉइड ने इंटरप्रेट किया कि ये चाइल्ड अपनी मदर के एब्सेंस को सिंबॉलिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हमारा साइकोट्रॉमेटिक या अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस को रिपीटेडली इनैक्ट करके उन पर मास्टरी गेन करने की कोशिश करता है। बाइंडिंग और अनबाइंडिंग की कॉन्सेप्ट्स भी एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट हैं। फ्रॉइड के अनुसार लाइफ इंस्टिंक्ट साइकिक एनर्जी को बाइंड करने में इन्वॉल्व है, यानी ये एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स में चैनल करती है। इससे कॉम्प्लेक्स थॉट्स, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज पॉसिबल होती है। वहीं डेथ इंस्टिंक्ट अनबाइंडिंग में इन्वॉल्व है, यानी ये ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी को वापस प्रिमिटिव स्टेट में रिटर्न करने की कोशिश करती है। ये थियोरी मॉडर्न न्यूरोसाइंस के फाइंडिंग्स के साथ सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंट है। हम अब जानते हैं कि ब्रेन में एंट्रोपी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच कांस्टेंट स्ट्रगल चलती रहती है। हेल्दी ब्रेन फंक्शनिंग रिक्वायर्स ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। टू मच ऑर्गेनाइजेशन रिजिडिटी क्रिएट करता है, while टू मच एंट्रोपी केओस क्रिएट करता है। अग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग भी बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल के थ्रू बहुत क्लियर हो जाती है। फ्रॉइड के अर्लियर थ्योरीज में अग्रेशन को प्राइमरीली एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट माना जाता था, लेकिन डेथ इंस्टिंक्ट की कॉन्सेप्ट के साथ अग्रेशन को इंटरनल ड्राइव के रूप में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये एक्सप्लेन्स करता है कि क्यों अग्रेशन यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसी है और क्यों ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से इंडिपेंडेंट भी होती है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स का एनालिसिस भी इस फ्रेमवर्क में बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। एडिक्शन, सेल्फ हार्म या डिलिबरेटली हार्मफुल रिलेशनशिप्स में एंगेज होना, ये सब डेथ इंस्टिंक्ट के मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव थेरेपी में भी वेरी यूजफुल है, क्योंकि ये थेरेपिस्ट को हेल्प करता है उन अंडरलाइंग ड्राइव्स को आइडेंटिफाई करने में जो क्लाइंट के डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को फ्यूल कर रही हैं। दोनों वर्क्स को टुगेदर देखने से एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इमर्ज होती है ह्यूमन साइकी की। ड्रीम्स हमें अनकॉन्शियस माइंड की वर्किंग दिखाते हैं, जबकि लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स हमें उन फंडामेंटल ड्राइव्स के बारे में बताते हैं जो इस अनकॉन्शियस माइंड को ऑपरेट करती हैं। ये कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी को एक कंप्लीट साइंस बनाने में हेल्प करता है, जो न केवल सिम्टम्स को डिस्क्राइब करती है बल्कि अंडरलाइंग कॉजेज को भी एक्सप्लेन करती है। फ्रॉइड के इन थियरीज का इम्पैक्ट सिर्फ साइकोलॉजी तक लिमिटेड नहीं रहा। लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, सरियलिज्म मूवमेंट इन आर्ट, मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स, पॉलिटिकल एनालिसिस और इवन सोशल मूवमेंट्स, सब में फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। जब राइटर्स लाइक जेम्स जॉयस
या वर्जीनिया वुल्फ इंटरनल मोनोलॉग यूज करते हैं तो वे बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को लिटरेरी फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। मॉडर्न थेरेपी टेक्निक्स में भी इन कॉन्सेप्ट्स का एक्सटेंसिव यूज होता है। साइको एनालिटिक थेरेपी, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस जैसी टेक्निक्स डायरेक्टली फ्रॉइड के वर्क से डिराइव्ड हैं। इवन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी मॉडर्न अप्रोचेस भी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को एक्नॉलेज करती हैं और उन्हें मॉडिफाई करने की कोशिश करती हैं। सोशल और पॉलिटिकल एनालिसिस में भी फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स बहुत रेलेवेंट हैं। ग्रुप साइकोलॉजी, लीडर वर्शिप, मास मूवमेंट्स, प्रोपेगेंडा की इफेक्टिवनेस, ये सब फिनोमेना फ्रॉइडियन लेंस से बहुत क्लियरली समझी जा सकती हैं। जब हम देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स कैरिज्मा यूज करते हैं या कैसे एडवर्टाइजिंग अनकॉन्शियस डिजायर्स को टारगेट करती है, तो फ्रॉइड की इनसाइट्स की रेलेवेंस एविडेंट हो जाती है। कल्चरल एनालिसिस में भी ये थियरीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हैं। डिफरेंट कल्चर्स में ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन, डेथ के साथ रिलेशनशिप, अग्रेशन का एक्सप्रेशन, फैमिली स्ट्रक्चर्स, ये सब एरियाज हैं जहां फ्रॉइडियन फ्रेमवर्क यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। ये क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट टूल है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग डिफिकल्टीज, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, क्रिएटिविटी इन्हांसमेंट, ये सब एरियाज हैं जहां अनकॉन्शियस प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग हेल्पफुल होती है। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी ये नॉलेज वैल्यूएबल है क्योंकि ये चिल्ड्रन के बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। मेडिकल साइकोलॉजी में भी फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, पेन मैनेजमेंट, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, कंप्लायंस इश्यूज, ये सब एरियाज हैं जहां अनकॉन्शियस फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज कर रही है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। रिलेशनशिप साइकोलॉजी में तो फ्रॉइडियन इनसाइट्स का कंट्रीब्यूशन अनडिनाइबल है। अटैचमेंट पैटर्न्स, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, सेक्सुअल साइकोलॉजी, मैरिटल थेरेपी, फैमिली डायनामिक्स, ये सब एरियाज हैं जहां अनकॉन्शियस प्रोसेसेस क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। कपल्स थेरेपी में ट्रांसफरेंस और प्रोजेक्शन जैसी कॉन्सेप्ट्स रूटीनली यूज होती हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी ये थियरीज वैल्यूएबल है। क्रिमिनल बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग, रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज, रिस्क असेसमेंट, ये सब एरियाज हैं जहां अनकॉन्शियस मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। डेथ इंस्टिंक्ट की कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली रेलेवेंट है वायलेंट क्राइम्स की एनालिसिस में। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के एनालिसिस में भी फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स बहुत यूजफुल हैं। सब्लिमेशन की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है कि कैसे प्रिमिटिव ड्राइव्स को सोशली एक्सेप्टेबल क्रिएटिव एक्टिविटीज में चैनल किया जा सकता है। कई ग्रेट आर्टिस्ट्स और राइटर्स ने अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस किया है, जो सब्लिमेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के साइकोलॉजिकल एनालिसिस में भी ये कॉन्सेप्ट्स रेलेवेंट हैं। रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, मिस्टिकल स्टेट्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये सब फिनोमेना अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के टर्म्स में एनालाइज किए जा सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को डिसमिस नहीं करता, बल्कि उनकी साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी फ्रॉइडियन इनसाइट्स रेलेवेंट हैं। सोशल मीडिया बिहेवियर, ऑनलाइन रिलेशनशिप्स, डिजिटल एडिक्शन, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस, ये सब एरियाज हैं जहां अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटरनेट साइकोलॉजी एक ग्रोइंग फील्ड है जहां ट्रेडिशनल फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स नए कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो रही हैं। बिजनेस साइकोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होता है। कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, वर्कप्लेस डायनामिक्स, लीडरशिप स्टाइल्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सब एरियाज हैं जहां अनकॉन्शियस फैक्टर्स सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी बेसिकली अनकॉन्शियस प्रोसेसेस की रिकग्निशन है। जेंडर स्टडीज में भी फ्रॉइडियन थियोरीज का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। जहां ट्रेडिशनल फ्रॉइडियन व्यूज कई एस्पेक्ट्स में आउटडेटेड हैं, वहीं अनकॉन्शियस बायस, जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, सेक्सुअल साइकोलॉजी जैसे एरियाज में इनकी इनसाइट्स वैल्यूएबल है। मॉडर्न जेंडर साइकोलॉजी फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए उनकी यूजफुल एस्पेक्ट्स को रिटेन करती है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट्स रेलेवेंट है। आवर रिलेशनशिप विद नेचर, इकोलॉजिकल बिहेवियर, एनवायरमेंटल एंजाइटी, ये सब फिनोमेना अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के टर्म्स में एनालाइज जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करने में भी ये इनसाइट्स हेल्पफुल हैं। एजिंग और डेथ के साइकोलॉजी में तो फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। डेथ एंजाइटी, लाइफ रिव्यू, इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप्स, ग्रीफ प्रोसेसिंग, ये सब एरियाज हैं जहां लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएबल है। पैलिएटिव केयर साइकोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट्स यूजफुल हैं। मेंटल हेल्थ स्टिग्मा के एनालिसिस में भी फ्रॉइडियन पर्सपेक्टिव्स हेल्पफुल हैं। सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेंटल इलनेस, सेल्फ स्टिग्मा, हेल्प सीकिंग बिहेवियर, ये सब फिनोमेना अनकॉन्शियस प्रोसेसेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं।
स्टिग्मा रिडक्शन स्ट्रैटेजीज में भी अनकॉन्शियस बायस की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रॉमा साइकोलॉजी में फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स का एवोल्यूशन देखना इंटरेस्टिंग है। जहां ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस में ट्रॉमा को ऑफन सेक्सुअल टर्म्स में इंटरप्रेट किया जाता था, मॉडर्न ट्रॉमा साइकोलॉजी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखती है, लेकिन अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, रेपिटेशन कंपल्शन और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जैसी कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट में भी फ्रॉइडियन इंसाइट्स का सटल इन्फ्लुएंस है। रेजिलियंस, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, मीनिंग मेकिंग, ये सब कॉन्सेप्ट्स अनकॉन्शियस अडेप्टेशन प्रोसेसेस को रिकॉग्नाइज करती हैं। जबकि पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सप्लिसिटली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखती है, ये अनकॉन्शियस स्ट्रेंथ और कोपिंग मैकेनिज्म्स को भी एक्नॉलेज करती है। न्यूरोसाइंस के डेवलपमेंट्स ने फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स को नई लेजिटिमेसी दी है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज दिखाते हैं कि अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग रियल न्यूरल फिनोमिनन है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, अनकॉन्शियस बायस, इम्प्लिसिट मेमोरी, ये सब फाइंडिंग्स फ्रॉइडियन इंसाइट्स को साइंटिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्रॉस स्पीशीज साइकोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं। एनिमल बिहेवियर में प्ले, अग्रेशन, अटैचमेंट पैटर्न्स, ये सब फिनोमेना एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स के साथ एनालाइज जा सकते हैं। कंपैरेटिव साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस प्रोसेसेस की यूनिवर्सैलिटी को स्टडी किया जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में फ्रॉइडियन स्टेजेस की कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न अटैचमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। जबकि स्पेसिफिक डिटेल्स आउटडेटेड हैं, अर्ली एक्सपीरियंसेस की इंपॉर्टेंस की बेसिक इंसाइट वैल्यूएबल रहती है। पर्सनालिटी साइकोलॉजी में भी फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स का लास्टिंग इम्पैक्ट है। डिफेंस मैकेनिज्म्स, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर्स, अनकॉन्शियस मोटिवेशंस, ये सब कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न पर्सनालिटी थियरीज में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। बिग 5 मॉडल भी अनकॉन्शियस पर्सनालिटी ट्रेट्स को इम्प्लिसिट रूप में रिकॉग्नाइज करता है। सोशल साइकोलॉजी में ग्रुप डायनामिक्स, कंफॉर्मिटी, अथॉरिटी, प्रेजुडिस, ये सब एरियाज हैं जहां अनकॉन्शियस प्रोसेसेस क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हैं। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, सिस्टम जस्टिफिकेशन थ्योरी जैसी मॉडर्न थियरीज में फ्रॉइडियन इंसाइट्स का सटल इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में भी फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जबकि कॉग्निटिव अप्रोच कॉन्शियस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर फोकस करती है, अनकॉन्शियस प्राइमिंग, इम्प्लिसिट लर्निंग, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जैसी फिनोमेना अनकॉन्शियस माइंड की रियलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करती है। इस कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू से ये क्लियर है कि फ्रॉइड के द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि लिविंग टेक्स्ट्स हैं जो आज भी रेलेवेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। ये वर्क्स हमें ह्यूमन नेचर की कम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करने में हेल्प करती हैं और डिफरेंट फील्ड्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस प्रदान करती हैं। म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, ड्रामा थेरेपी जैसी फील्ड्स में तो फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू अनकॉन्शियस मटेरियल को एक्सेस करना इन थेरेपीज का बेसिक प्रिंसिपल है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी, मेंटल ब्लॉक्स, टीम डायनामिक्स, मोटिवेशन, ये सब एरियाज हैं जहां फ्रॉइडियन इंसाइट्स यूजफुल हो सकती हैं। इस एक्सटेंसिव इंट्रोडक्शन के थ्रू हमने देखा है कि फ्रॉइड के ये 2 सेमिनल वर्क्स कितनी कॉम्प्रिहेंसिव और फार रीचिंग है। ये टेक्स्ट्स न केवल साइकोलॉजी की फाउंडेशन रखती हैं, बल्कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को टच करती हैं। जैसे जैसे आप इन टेक्स्ट्स के डीपर स्टडी में जाएंगे, आपको रियलाइज होगा कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर रीडिंग के साथ नई इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। आपकी ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, प्रोफेशनल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब फैक्टर्स इन टेक्स्ट्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यूसली इनरिच करते रहेंगे। अंत में ये कहना अप्रोप्रिएट होगा कि फ्रॉइड के ये वर्क सिर्फ इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि ह्यूमन करेज के मॉन्यूमेंट्स हैं। उन्होंने ह्यूमन माइंड के डार्केस्ट कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करने की हिम्मत की और हमें वे टूल्स दिए जो आज भी हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को डीपन करते हैं। जब आप इन टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आप न केवल फ्रॉइड के आइडियाज़ को समझेंगे, बल्कि अपने ओन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। यही है इस इंटेलेक्चुअल एडवेंचर की रियल वैल्यू, कि ये हमें अपने आप से मिलवाती है और हमारी ह्यूमन एक्सपीरियंस को रिचर और मोर मीनिंगफुल बनाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।